दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान आपका अपने YouTube चैनल यूरी एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास का पहला वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर देना। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास के पहले वीडियो में। आज देखते हैं हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन इतिहास में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में स्रोतों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। दोस्तों कितने भागों में इतिहास का वर्गीकरण किया गया है स्रोतों के आधार पर। तो सबसे पहले स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। एक दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है आदिऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। दोस्तों, तो हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्या दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे इंग्लिश में बात करें तो जैसे ऐसे प्री हिस्ट्री। दोस्तों, इसे हम बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। से हिस्टोरिकल प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले इतिहास को स्रोतों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया। स्रोत मतलब कैसे कैसे कहां से हमें तथ्य या कहां से स्रोत या किस स्थान से हमें क्या क्या मिला है, इस आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल मतलब दोस्तों, अब इसके बात करेंगे एक एक के बारे में। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के बाद बात करेंगे, ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, और आदिऐतिहासिक काल में प्री हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हिस्टोरिकल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब प्रागैतिहासिक काल मतलब इतिहास का वह कालखंड। दोस्तों, इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य न हो, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य मिलता हो। मतलब कहने का तात्पर्य इतिहास का वह कालखंड जिस काल में कोई लिखित प्रमाण ना मिला हो। दोस्तों, कि ये कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, इसका कोई ये प्रमाणित लिखित ना हो, और मतलब पुरातात्विक स्रोत मिलता हो, मतलब कि वहां से खुदाई से हमें कुछ अवशेष मिलते हों। उस इतिहास को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्री हिस्ट्री। एक बात हम जिसका दोस्तों लिखित साक्ष्य न हो, जिसका दोस्तों लिखित साक्ष्य न हो उसे क्या कहते हैं? मतलब जिसका लिखित साक्ष्य न हो लेकिन पुरातात्विक हो। दोस्तों, तात्विक स्रोत हो। क्या हो दोस्तों? पुरातात्विक स्रोत हो, मतलब खुदाई से अवशेष मिलते हो दोस्तों, और लिखित साक्ष्य ना हो या प्रमाणित ना हो। वह कैसे? उसके लिखित स्रोत मतलब उसके कोई या डिटेल्स ना हमें मालूम हो कि वो कहाँ से मिला है, कैसे किस स्थान से मिला हो, इसके बारे में कोई हमें नोटिफिकेशन या जानकारी ना हो, मतलब लिखित। अब बात करते हैं आदिऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। बात करें परिभाषा के तौर पर, मतलब इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य हो और पुरातात्विक साक्ष्य हो,
लेकिन उस साक्ष्य को मतलब पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन उस साक्ष्य को जो है लिखित उसको हम पढ़ ना सकें। दोस्तों लिखित साक्ष्य हो, लिखित साक्ष्य हो, लिखित साक्ष्य है दोस्तों, लिखित साक्ष्य है, लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके। लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा ना जा सके, लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। क्या दोस्तों? जिसका लिखित साक्ष्य हो लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते हूँ। क्या है? पढ़ नहीं सकते हूँ। और मतलब जिस लिपि को उस लिपि को हम पढ़ ना सके, मतलब जिसका और पुरातात्विक स्रोत तो इसका भी है दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत हो और लिखित स्रोत हमको मिलता हो, लेकिन उस जो स्रोत मिलता हुआ वह लिपि, उस लिपि को हम पढ़ ना पाए। मतलब उस बात करें तो दोस्तों मतलब जिसका लिखित साक्ष्य हो लेकिन उसे हम पढ़ ना सके। क्या है दोस्तों? लेकिन पढ़ ना सके, मतलब उस पीरियड में या उस काल में का और खा और गा एक कैसे बनते थे, इस लिपि का कोई ज्ञान ना हो या इस लिपि को हम पढ़ ना सकें, तो उसे क्या कहते हैं? जिसका पुरातात्विक स्रोत हो, लिखित स्रोत हो, लेकिन उस लिखित स्रोत को हम पढ़ ना सके, उस लिपि को हम रीड ना कर सके दोस्तों, उस इतिहास को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इसका उदाहरण तो बात करें तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की बात करें। इसका दोस्तों बात करें तो पाषाण युगीन, मतलब पाषाण, इसे प्रागैतिहासिक काल को पाषाण के उदाहरण में धरेंगे, इसको हड़प्पा की सभ्यता के अंतर्गत धरेंगे दोस्तों, रखेंगे। धरने का मतलब रखना, कि इसको हम उस श्रेणी में रखेंगे, इसको हड़प्पा सभ्यता की श्रेणी में रखेंगे उदाहरण के तौर। ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिकल काल, मतलब वह साक्ष्य इतिहास का वह कालखंड जिसको हम लिख भी सके, पढ़ भी सके, उस काल को हिस्टोरिकल काल कहते हैं, हिस्टोरिकल इतिहास कहते हैं। क्या बात करते हैं दोस्तों? फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल काल उसे कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य ना हो दोस्तों, हम उस साक्ष्य में या उसके कोई लिखित प्रमाण ना मिलते हों, उससे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। लेकिन पुरातात्विक मतलब खुदाई से साक्ष्य मिलते हों। क्या बात करते हैं? फिर दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, मतलब लिखित साक्ष्य दोस्तों मिलते हों लेकिन उस लिपि को हम पढ़ ना सके, पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। उसका उदाहरण बात करें तो हड़प्पा सभ्यता। फिर बात करते हैं ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल काल, मतलब जिसका हम लिखित साक्ष्य हो और पुरातात्विक साक्ष्य हो, मतलब उसको हम पढ़ भी। तो बात करते हैं दोस्तों मतलब ऐतिहासिक काल जो वैदिक हमारी सभ्यता है या वैदिक काल हो जो दोस्तों, उसके हम वैदिक काल मतलब हम उसको पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जो हैं उनको हम पढ़ सकते हैं इतिहास प्रोटो हिस्टोरिकल काल में। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल, तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्ट्री, क्या बात करते हैं? प्री हिस्ट्री को बात करें तो इसका खोजकर्ता या खोज का काल मतलब पुरातात्विक जो स्रोत है, मतलब प्रागैतिहासिक काल के जो जनक या किन्हें माना जाता है, तो दोस्तों ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1883 में उन्होंने पल्लवरम तमिलनाडु में कुछ साक्ष्य खोजे। क्या दोस्तों? तमिलनाडु, इन्हें दोस्तों माना जाता है जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट 1883 में खोज किया था। कहाँ? पल्लवरम तमिलनाडु में दोस्तों पल्लवरम नामक स्थान पर दोस्तों इन्होंने खोज की। क्या की? खोज
पल्लवरम नामक स्थान पर दोस्तों इन्होंने पहला पुरातात्विक खोज की। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये इनका जन्म इंग्लैंड में दोस्तों हुआ था। इनकी जो मृत्यु कोलकाता में हुई थी दोस्तों। बात करते हैं, ये पुरातात्विक या सर्वेक्षण विभाग के एक पद पर कार्यरत थे दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब बात करते हैं दोस्तों कितने भागों में इसे बांटा गया। इसे दोस्तों कुछ और तथ्यों के आधार पर इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। फिर बात करते हैं दोस्तों, जगन्नाथ थॉमसन ने इसे प्रागैतिहासिक काल को या प्री हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब इन्हें भाषा के तौर पर रिलेट करके याद समझने की प्रयास करते हैं दोस्तों। पाषाण युग मतलब यह इस युग में मानव अपनी सुविधाओं के लिए पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था। उस युग को पाषाण युग कहते हैं। कांस्य युग मतलब जिस युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कांस्य का युग प्रयोग करता था, उसे कांस्य युगीन कहा गया। जिस युग में मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए लोहे का प्रयोग किया उसे लौह युगीन सभ्यता कहते हैं, लौह युग कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। बात करते हैं पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पाषाण काल दोस्तों और मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्या दोस्तों? नव पाषाण काल। जगन्नाथ थॉमसन ने इसे 3 भागों में डिवाइड किया। कौन से? पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब पाषाण काल को 3 भागों में दोस्तों बांटा गया। कौन कौन से भागों में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि किस काल में क्या क्या खोज हुई और या मानव की क्या क्या आवश्यकता थी। अब इसके बारे में हम डिटेल से एक चार्ट के माध्यम से हम बात करेंगे। हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों पाषाण काल दोस्तों किस काल में क्या और क्या क्या खोजें हुई उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बात करेंगे काल, कितने टाइम पीरियड को कितने काल के अंतर्गत रखा गया। तो 25 लाख BC से 10,000 BC तक के काल को पूरा पाषाण काल के मध्य रखा गया। क्या मतलब दोस्तों? 25 लाख BC से मतलब 25 लाख BC से 10,000 BC को पूरा पाषाण काल के मध्य रखा गया। मतलब इतने समय को पूरा पाषाण काल को रखा गया। फिर 10,000 BC से 4,000 दोस्तों 4,000 BC को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। फिर बात करते हैं नव पाषाण काल को, तो 10,000 से दोस्तों 10,000 BC से 1,000 BC के मध्य को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड को नव पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। अब बात करते हैं चरण। इससे पूरा पाषाण काल को फिर दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। क्योंकि दोस्तों इसे 10 और 4 मतलब दोनों में कन्वर्जन करके माना जाता है, इसलिए इसे किसी भागों में डिवाइड नहीं किया गया। फिर इसके बाद करते हैं मध्य पूरा, इसे भी दोस्तों बांटा गया। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल भागों में बांटा गया। अब बात करते हैं किस काल में क्या क्या गुण थे दोस्तों। क्या क्या गुण थे? तो
पूरा पाषाण काल में बात करें तो जो मानव था दोस्तों वह आंखें टक था, मतलब कि वह शिकार करना जान गया था, या शिकार मतलब उसका व्यवसाय था, या मेन भोजन का स्रोत उसका शिकार था। क्या था दोस्तों, किसका ज्ञान था, शिकार का। और खाद्य संग्राहक मतलब शिकार के साथ साथ उसे खाद्य मतलब अपने खाने पीने का संग्रह करने लगा। और पशु और कृषि का इस काल में पूरा पाषाण काल में कोई ज्ञान नहीं था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल, तो आंखें टक था दोस्तों, मतलब शिकार करना जानता था। और दोस्तों शिकार के साथ साथ वह खाद्य संग्राहक मतलब अपने खाने पीने की वस्तुओं को भी रखने लगा। और इस मध्य पाषाण काल में दोस्तों मानव जो था अपना जो पशुपालन का ज्ञान हो चुका था, मतलब वह पशुपालन करने लगा। मतलब इस उस काल में सबसे पहला अपना जो पशु जानवर को बनाया वो कुत्ता था। कौन से, मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकार के साथ साथ खाद्य संग्राहक और पशुपालन का मतलब ज्ञान हो गया। फिर नवपाषाण काल में दोस्तों बात करते हैं तो कृषि का ज्ञान हो गया। मतलब इस काल में आते आते मानव का और विकास हुआ, और विकास हुआ तो क्या हुआ, पूरा कृषि का ज्ञान हो गया। मतलब यहीं से जो साक्ष्य मिलते हैं तो नवपाषाण काल से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और जो मानव था वह समाज स्थायी रूप से एक समाज का या समाज की भांति वह निवास करने लगा। मतलब अपने अपने सब झोपड़ों में या जो समाज का निर्माण मतलब समूहों में रहने लगे। क्या है दोस्तों, समाज मतलब समूहों में रहने लगा, एकत्र होकर रहने लगा, एकजुट होकर रहने लगा। इस काल में, किस काल में, नवपाषाण काल में दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों हम किस काल में, पशुपालन का ज्ञान हो गया दोस्तों नवपाषाण काल में। फिर बात करते हैं अब औजार, क्या क्या अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए मानव को चाहिए, तो क्वार्टाइज मतलब क्वार्टाइज पत्थर होता है दोस्तों, सल्क और ब्लेड मतलब सल्क और मतलब उस समय या उस टाइम या उस जमाने में क्या हुआ करता था दोस्तों कि लोग अपनी आवश्यकता कोई वो था नहीं था दोस्तों कि औजार, तो जो औजार होते थे दोस्तों वह पत्थरों को निर्माण कर कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। मतलब पत्थरों से ही औजार का निर्माण करते थे, क्वार्टाइज सल्क से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अब माइक्रोलिथम और सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग किस काल में करता है मानो, ये पत्थर का ही रूप है। जब अभी हम आगे ज्योग्राफी में चलेंगे तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। सूक्ष्म पत्थर मतलब पत्थर का एक सूक्ष्म रूप, पत्थर का सूक्ष्मतम मतलब पत्थर होता है, माइक्रोलिथ में सूक्ष्म पत्थर होता है दोस्तों। फिर ब्लेड, स्लेट से बने हथियार, मतलब नवपाषाण काल में मानो जो स्लेट पत्थर होता था उसका हथियार का प्रयोग करने लगा। किस काल में, नवपाषाण काल में दोस्तों। फिर बात करते हैं किस स्थान से कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, तो अतिरमपक्कम यूपी का एक स्थान है, एक हथनोरा एमपी का दोस्तों स्थान है। कौन, अतिरमपक्कम यूपी का स्थान है, हथनोरा दोस्तों यूपी का ही मध्य प्रदेश एमपी का एक क्षेत्र है, जिसमें मानव की खोपड़ी के जो पुरातात्विक स्रोत से मिले तो मानव की खोपड़ी के मिलने के साक्ष्य मिलते हैं। किस काल में, पूरा पाषाण काल में। कहाँ, अतिरमपक्कम और दोस्तों हथनोरा से। कहाँ से, हथनोरा से दोस्तों और अतिरमपक्कम से मानव के प्रथम खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। फिर बात करते हैं चौपानी नाड़ो से यूपी दोस्तों है, माड़ो दोस्तों है दोस्तों जो मृत भाण मतलब क्या है दोस्तों, चौपानी से क्या मिलते हैं, यूपी का स्थान है, वहां मृत भाण मतलब मिट्टी के बर्तनों का जो साक्ष्य मिलता है ये यूपी के चौपानी नाड़ो स्थान से मिलता है दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों बगौर है दोस्तों राजस्थान का स्थान है, जहां आदमगढ़ एमपी का दोस्तों स्थान है दोस्तों।
एमपी का स्थान है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। दोस्तों जो तुम्हारी लिखावट आपको समझ नहीं आए तो हमारे बोलने से आपके जितने ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टि से बनेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। बगौर राजस्थान का स्थान है, आदमगढ़ एमपी का स्थान, वहां से मनुष्य अपने पशुपालन के साक्ष्य मिले। सबसे पहले कहाँ से मिले? आदमगढ़ और बगनौर राजस्थान से। दोस्तों फिर बात करते हैं बुर्ज होम जो कश्मीर का स्थान है। दोस्तों अगर्त पास मतलब क्या होता है कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ? बुर्ज होम जो कश्मीर का क्षेत्र है, स्थान है बुर्ज होम, वहां से मालिक के साथ कब्र में कुत्ते के मिलने के साक्ष्य मिलते हैं। फिर बातें हैं चिराद से, जो तो चिराद है बिहार का स्थान, कुल्लड़हदा यूपी का है, जहां से चावल के साक्ष्य प्रथम पाए जाते हैं। कुल्हेवा दोस्तों है, कुल्हेवा है दोस्तों। हाद जो यूपी का स्थान है, वहां से चावल के साक्ष्य पाए जाते हैं। दोस्तों पूछा जा सकता है चावल के साक्ष्य यूपी में कहाँ मिले? तो कुल्हेड़ा दोस्तों, कहीं कहीं कुल्हेड़ा लिखा होगा दोस्तों, और कहीं कहीं कुल्हेड़ा लिखा होगा दोस्तों। इस सेंटेंस को लेकर आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो यूपी में पाए जाते हैं दोस्तों, कहाँ? चावल के साक्ष्य। और चिराग से दोस्तों क्या मिलता है? बिहार से, वहां से भी चावल के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करते हैं आग का, जो दोस्तों आग का खोज दोस्तों पूरा पाषाण काल में आविष्कार हुआ। मतलब जानकारी इस काल में मनुष्य को हो गई थी। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। लेकिन मानव उसका पूर्ण रूप से प्रयोग करना नहीं जानता था। तो किस काल में जान गया? आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में जान गया। और दोस्तों कृषि या पहिए का आविष्कार पूछा जाए तो नवपाषाण काल को दिया जाता है। किस पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। मानव कृषि करना किस काल में जान गया? तो नवपाषाण काल में। बात करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।